हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोटबुक आईएएस पे। हम लोग बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न है उस पर चर्चा कर रहे हैं, जो पिछले 10 वर्षों में बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन यानी पॉलिटी के पार्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी आयोग के द्वारा पिछले 10 वर्षों में, उस पर हम लोग चैप्टर वाइज चर्चा कर रहे हैं। जो आप समझ सकते हैं कि जो पीवाईक्यू है वह किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि उससे आपको एक परीक्षा का ट्रेंड के बारे में पता चलता है। तो हम लोगों ने पिछले भी वीडियो में, जैसे हम लोगों ने देखा था पिछले एपिसोड में कि उद्देशिका से कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, या राष्ट्रपति से कैसे कैसे प्रश्न आए हैं, उपराष्ट्रपति से कैसे कैसे प्रश्न आए हैं। तो वैसे ही अलग अलग टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न अभी तक पिछले 10 वर्षों में बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं, उसके पूछने का तरीका क्या रहा है, ये आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। और आगे आज हम लोगों का जो श्रृंखला रहेगा वो रहेगा 2 टॉपिक पे। वो रहेगा मुख्यतः संसद का ही एक पार्ट है। पूरा संसद का पार्ट पर तो एक दिन में नहीं हो पाएगा, यानी पूरे एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग संसद को 2 पार्ट में लेके आज हम लोग शुरू करेंगे। एक तो होगा आपका निचला सदन लोकसभा, और उसी का पार्ट एक रहेगा मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, इससे रिलेटेड। तो अभी तक जो बीपीएससी है वह इन 2 टॉपिकों से कौन कौन से प्रश्न पिछले 10 वर्षों में पूछे हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम लोग किसी भी प्रश्न को शुरू करने से पहले क्या करते हैं कि उसके बारे में जानते हैं कि वह टॉपिक क्या है और कैसे कैसे उससे प्रश्न बन सकता है, क्या क्या उसके अंदर फैक्ट हैं। तो उस पर हम लोग पहले चर्चा करते हैं, उसके बाद से हम लोग प्रश्न पर डिस्कशन करते हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे आज संसद के बारे में। तो संसद के बारे में हमारे संविधान में आर्टिकल 79 यानी अनुच्छेद 79 में चर्चा किया गया है संसद के बारे में। और संसद का गठन होता है किससे है? तो संसद का जो गठन है वह 3 चीज़ों से मिलकर होता है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये 3 चीज़ों से मिलकर संसद का गठन होता है, जिसमें से हम लोगों ने राष्ट्रपति जो है उस पे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं। राज्यसभा में भी हम लोग उसका जो उपराष्ट्रपति है, सभापति है, उससे संबंधित जितने प्रश्न पूछे गए हैं उस पर हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है। तीसरा जो टॉपिक है हम लोगों का लोकसभा, उस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग लोकसभा पे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि लोकसभा में निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, या लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, और लोकसभा में चुनाव का प्रोसेस क्या होता है। तो लोकसभा में जो चुनाव होता है, जैसे राज्यसभा में हम लोगों ने देखा था कि राज्यसभा में जो चुनाव होता है वो कैसे होता है? अनुपातिक प्रणाली के द्वारा। अनुपातिक प्रणाली एकल संक्रमणीय यह पद्धति पे होता है। और कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, यानी परोक्ष रूप से नहीं होता, ये हम लोगों ने देखा था। लेकिन लोकसभा में जो चुनाव होता है वह चुनाव का तरीका क्या है? तो लोकसभा में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के तहत चुनाव होता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, अर्थात जनता सीधे इसमें पार्टिसिपेट लेती है, यानी जनता की भागीदारी सीधे रहती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा गांव में कि संसदीय के चुनाव सुने होंगे आप लोग। तो संसदीय का जो चुनाव होता है, यानी संसदीय मतलब किसका? एमपी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। तो जैसे बड़े बड़े जो नेता हैं उनके नाम पे चुनाव लड़ा जाता है, आप लोग देखे भी होंगे। तो वास्तव में जो लोकसभा यानी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव, उसमें जनता का परोक्ष यानी प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व कौन करता है? लोकसभा करता है। तो लोकसभा के चुनाव में जो है वह हिस्सेदारी जो होती है वह जनता सीधे रूप से लेती है। और कैसे? पहले 1989-88 से पहले जिसका उम्र 21 वर्ष था वही इसमें चुनाव में वोटिंग करता था, मतदान करता था। लेकिन संविधान में एक
अमेंडमेंट हुआ, 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, इसके द्वारा क्या किया गया, जो वोट डालने की उम्र है यानी मतदान करने की जो उम्र है वह 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया, तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अर्थात अब कितने वर्ष के व्यक्ति वोट डाल सकता है, वोट कर सकता है अपने प्रतिनिधियों को, जो 18 वर्ष का उम्र पूरा कर चुका हो। अब 18 वर्ष का उम्र पूरा कर चुका होगा तो अब ऐसा नहीं कि 18 वर्ष का उम्र पूरा कर चुका हो और उसके जो रिलेटेड एरिया है वहाँ पे उसके मतदाता सूची में उसका नाम ही ना हो, तब आप कहें कि नहीं वो तो नहीं कर सकता है, तो वो अलग चीज़ है, क्योंकि मतदाता सूची में आपका नाम जब होगा तब आप वोटिंग कर सकते हैं। तो सामान्यतः अब कितना वर्ष, 18 वर्ष, यानी अगर आपकी एज 18 वर्ष है मिनिमम, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें मतदान कर सकते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं। अब बात आती है कि जो लोकसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन कौन व्यक्ति है, किस आयु तक वह चुनाव लड़ सकते हैं, मिनिमम आयु क्या होती है लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए। तो लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए आयु है मिनिमम 25 ईयर्स। जैसे हम लोगों ने राज्यसभा में देखा था कि राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए कोई व्यक्ति कम से कम 30 वर्ष का होगा तब जाके वह चुनाव लड़ सकता है। ठीक वैसे ही लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 वर्ष का होगा तभी जाके वो चुनाव लड़ सकता है। तो कम से कम की तो बात हो गई। मैक्सिमम की अगर बात की जाए कि मैक्सिमम अधिकतम कितने वर्ष के, कितने आयु के व्यक्ति जो है वह चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा के या राज्यसभा के, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। तो मिनिमम एज तो डिफाइन है, मैक्सिमम एज डिफाइन नहीं है। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि राज्यसभा में 30 इयर्स और लोकसभा में मिनिमम 25 इयर्स अगर मिनिमम एज है तो वो चुनाव में पार्टिसिपेट हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक वैसे हम लोगों ने प्रेसिडेंट में देखा था कि प्रेसिडेंट में कितना 35 इयर्स, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट में 35 इयर्स। तो इन पदों के लिए 35 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यों के लिए 30 इयर्स और लोकसभा के सदस्यों के लिए 25 वर्ष। तो ये तो होगा पहला क्राइटेरिया कि वह 25 वर्ष का उम्र पूरा कर चुका हो। दूसरा, 25 वर्ष का उम्र तो पूरा कर चुका हो लेकिन वह भारत का नागरिक हो। पहला, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होगा तभी लड़ सकता है। तो लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए अर्हता क्या है, तो अर्हता है मिनिमम एज 25 इयर्स और भारत का नागरिक हो। चुन कौन सकता है, तो जिसका उम्र 18 वर्ष का हो चुका हो और मतदाता सूची में नाम हो। अब बात आती है कि लोकसभा का जब चुनाव हो गया तो लोकसभा में जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो भारत में लोकसभा की सीटों का जो है उस आवंटन कैसे है, तो लोकसभा में सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पे है। जनसंख्या के आधार पर सीटों को आवंटित किया गया है। अब रही बात कि लोकसभा जो है, चूँकि वो तो निचला सदन है यानी जनता का प्रतिनिधित्व करता है, लोकसभा जो होता है वह हमेशा न चलने वाला सदन है यानी अस्थायी सदन है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इसमें इस लोकसभा का विघटन होता है और सामान्यतः विघटन कितने वर्ष पे होता है, 5 वर्ष पे। तो सामान्यतः लोकसभा का विघटन 5 वर्ष पे होता है। हाँ, 5 वर्ष से पहले भी हो सकता है। कब? तो वो कंडीशन है जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्रपति को कह दे विघटन करने के लिए, तब। अब वैसा कब कहती है मंत्रिपरिषद, जैसे अगर पूर्ण बहुमत ना हो। अब ऐसा नहीं कि केवल मंत्रिपरिषद कह दे कि पूर्ण बहुमत नहीं है तो विघटन कर दीजिए, ऐसा भी संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अब वैसे अगर करेगा तो 5 वर्ष के लिए चुनाव हुआ है और 5 वर्ष के चुनाव के मान लीजिए 13 दिन हुआ, 13 दिन बाद बहुमत नहीं मिल पाया तो कभी पुनः चुनाव हो, तो ऐसा भी नहीं है। इसमें इस स्थिति में क्या किया जाता है, जो सबसे बड़ी पार्टी होती है लोकसभा में उसको अपना सरकार बनाने के लिए मौका दिया जाता है।
तो ये तो हो गया लोकसभा का, जो लोकसभा जो निचला सदन है वो अस्थाई सदन होता है, और अस्थाई मतलब सदन होता है कभी हमेशा न चलने वाला सदन होता है। लेकिन ऐसे सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष पर मंत्रिपरिषद जो है सिफारिश करता है, तो राष्ट्रपति इसको विघटित करते हैं। अब लोकसभा में होता क्या है, चूंकि तो इसके सत्र जो होते हैं लोकसभा के जो सत्र होते हैं वो वर्ष में सामान्यतः तो 3 सत्र होते हैं, 3 सेशन होते हैं, लेकिन कम से कम पूछा जाए तो 2। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 सत्रों के बीच मैक्सिमम गैप जो है वो 6 मंथ का होना चाहिए, 6 माह का होना चाहिए, 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। तो 2 सत्रों के बीच जब 6 माह का अधिक का गैप नहीं होगा, इसका मतलब साफ साफ है कि मिनिमम 2 सत्र तो होगा ही होगा। तो मिनिमम कितना सत्र? 2। और सामान्यतः सत्र होता है कितना है? तो सामान्यतः सत्र होता है 3। अभी कौन कौन से सेशन होते हैं? तो शुरुआत होता है बजट सत्र से, उसके बाद से होता है मानसून सत्र, तब होता है शीतकालीन सत्र। तो 3 सत्र सामान्यतः होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। अब जो भी सेशन शुरू होता है लोकसभा का, जब सत्र शुरू होता है तो सत्र को बुलाता कौन है? तो सत्र को बुलाता है राष्ट्रपति। सत्र को राष्ट्रपति बुलाते हैं, सेशन को। फिर जब बुलाते हैं तो जब सेशन शुरुआत होती है, यानी उस साल का जब पहला सत्र होता है, उसको क्या करते हैं वो संयुक्त रूप से मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। आर्टिकल 87 के तहत ऐसे राज्यपाल भी विधानमंडल में क्या करते हैं? संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। और जिस विधानमंडल में केवल विधानसभा है, एक सदनी है, वहाँ पर केवल विधानसभा को ही संबोधित करते हैं राज्यपाल। ठीक वैसे ही राष्ट्रपति भी दोनों सदनों को, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों को संयुक्त रूप से जब पहला सेशन चलता है प्रत्येक वर्ष तो संबोधित करते हैं। और कब संबोधित करते हैं? दूसरी बार जब नवगठित लोकसभा चुन कर आती है, यानी निर्वाचन होकर आया जाता है, नव निर्वाचन होता है, उसके बाद जब गठन होता है लोकसभा का, तो उसमें जब पहला सत्र शुरू होता है तो उसको संबोधित भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। उसको भी संबोधित प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अब जब इनका संबोधन हो जाता है तो उसके बाद से एक प्रस्ताव आता है। उस प्रस्ताव का क्या नाम है? धन्यवाद प्रस्ताव। तो उसको कहा जाता है धन्यवाद प्रस्ताव। तो ये तो हो गया सेशन, कम से कम 2, सामान्यतः वर्ष में 3 सेशन होता है। तो ये तो हो गया सत्र। सत्र बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अब एक वर्ड है इसमें सत्रावसान। अब सत्रावसान क्या है? तो इसको देख लें हम लोग। सत्रावसान किसे कहते हैं? सामान्यतः गैप को कहा जाता है। गैप मीन्स जैसे हम लोगों ने देखा कि एक वर्ष में सामान्यतः तो 3 सेशन होते हैं। तो मान लीजिए कि ये पहला सेशन है, ये दूसरा सेशन है और तीसरा सेशन है। पहला सेशन चल रहा है उसका लास्ट दिन, और दूसरा सेशन जब शुरू हुआ उसके फर्स्ट दिन। इसके बीच का जो टाइम गैप जो है, इसके बीच का जो गैप है समय का, उसे ही क्या कहा जाता है? सत्रावसान कहा जाता है। वो होता है सत्रावसान। ठीक वैसे ही दूसरा सेशन है समाप्त हुआ, तो समाप्त हुआ यह दिन, और तीसरा सेशन जब शुरू होने वाला है उसके फर्स्ट दिन। इन दोनों के बीच में जो होगा समय, वह क्या कहलाएगा? सत्रावसान कहलाता है। तो उसे कहते हैं सत्रावसान। तो इस तरह से सत्रावसान हो गया। यानी सत्रावसान करता कौन है? तो सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना, ये सब राष्ट्रपति का कार्य है। फिर विघटन, तो सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना और विघटन करना, यह किसका काम है? प्रेसिडेंट का काम है। किसके सलाह पे? मंत्रिपरिषद के सलाह पे। तो मंत्रिपरिषद के सलाह पे ये काम करते हैं। लेकिन इसी के बीच में एक चीज और आता है, क्या? स्थगन। एक होता है स्थगन और एक होता है अनिश्चित काल के लिए स्थगन। ये दोनों प्रकार के जो स्थगन होते हैं
वह स्थगन प्रेसिडेंट बिल्कुल ही नहीं करता है। तो स्थगन कौन करता है? जब सेशन में, जब सदन में गतिरोध हो जाता है किसी मुद्दे को लेकर, या जब गणपूर्ति नहीं होती है, गणपूर्ति मतलब इंक्लूडेड विथ द चेयरपर्सन ऑन द होल मेंबर, उसका 1/10 1/10 भाग अगर सदस्य उपस्थित नहीं है तो स्पीकर जो होता है या पीठासीन जो अधिकारी होता है वह क्या कर सकता है? सेशन को स्थगित कर सकता है, पोस्टपोन कर सकता है। तो ये पोस्टपोन करने का अधिकार किसके पास है? चेयरपर्सन का है। यानी चेयरपर्सन, जो भी व्यक्ति चेयरपर्सन होगा, चाहे वो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे तो लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष होंगे तो लोकसभा के उपाध्यक्ष, वैसे राज्यसभा में सभापति या उपसभापति, तो ये क्या कर सकते हैं? सेशन को पोस्टपोन करते हैं। तो पोस्टपोन करने का अधिकार प्रेसिडेंट के पास नहीं है, किनके पास है? चेयरपर्सन के पास, यानी पीठासीन अधिकारी के पास। दो जो जिनका काम क्या है कि सदन को सुचारू रूप से चलाना। तो किस किस स्थिति में कर सकते हैं? गतिरोध उत्पन्न होने के कारण या गणपूर्ति न होने के कारण। जब गणपूर्ति ना हो तब। तो ये तो हो गया स्थगन, और अनिश्चित काल के लिए स्थगन हो गया। अब बात आती है कि अगर लोकसभा है तो इसकी अध्यक्षता कोई करता होगा, और अध्यक्षता अगर करता है तो कौन व्यक्ति करता है, और कौन व्यक्ति करता है तो उसको चुना कैसे जाता है, और उसकी नियुक्ति होती है या उसकी इलेक्शन होती है। तो उसके बारे में हम लोग देखें थोड़ा सा कि लोकसभा जो होता है उसको, यानी निचली सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक पीठासीन अधिकारी जिसे कहा जाता है अध्यक्ष। लेकिन अगर थोड़ा सा और हम लोग अंदर जाएं इसमें, तो अगर लोकसभा का चुनाव हुआ है, मान लीजिए कि लोकसभा का निर्वाचन हुआ है, अब सभी नए सदस्य उसमें आए हैं, यानी सदस्यों का शपथ ग्रहण नहीं हुआ है अभी, तो जो भी सदस्य इलेक्ट होके आए हैं, चुनकर आए हैं, उनका पहले तो शपथ ग्रहण होता है। तो उनके शपथ ग्रहण करने के लिए, अब चूंकि जब उनका शपथ ग्रहण होता है तो जो इसमें स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, वह इन्हीं सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को चुना जाता है। तो जब तक इनका ओथ नहीं होगा, जब तक इनका शपथ ग्रहण नहीं होगा, तब तक लोकसभा स्पीकर चुना नहीं जाएगा। तो दो कार्य, एक तो इनका ओथ और दूसरा लोकसभा स्पीकर की चुनने की प्रक्रिया, इसको पूरा करने के लिए प्रेसिडेंट जो है क्या करते हैं, जो कि संविधान में मेंशन नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट क्या करते हैं, एक प्रोटेम स्पीकर, यानी जिसको अस्थायी स्पीकर कहा जाता है, अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, उसकी नियुक्ति करते हैं। तो प्रेसिडेंट प्रोटेम स्पीकर का क्या करता है, अपॉइंटमेंट करता है। इनका इलेक्शन नहीं होता है, इनका अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति होती है। सामान्यतः किस व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, जो सबसे ज़्यादा जो वरिष्ठ मतलब सदस्य, वरिष्ठ सदस्य का मतलब एज में वरिष्ठ ना हो, यहाँ वरिष्ठ का मतलब एज से नहीं है, यहाँ वरिष्ठ का मतलब है कि वह व्यक्ति सर्वाधिक बार चुन कर आया हो, इलेक्ट होकर आया हो, यानी सर्वाधिक बार एमपी रहा हो। ये सामान्यतः ऐसा है। अब जैसे अब 18वीं लोकसभा की बात किया जाए तो 18वीं लोकसभा में यह परंपरा थोड़ा सा उलट गया। तो ऐसा मेंशन नहीं है संविधान में, लेकिन एक परंपरा चली आ रही थी कि हाँ, जो सर्वाधिक बार चुने गए यानी जो वरिष्ठ मेंबर हैं वही प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए जाते हैं। अब प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है, केवल इतना ही काम है कि जो नवनिर्वाचित जो संसद के सदस्य हैं, यानी लोकसभा के जो सदस्य हैं, उनको क्या कराना, शपथ दिलाना। पहला काम तो ये हो गया। और दूसरा, लोकसभा के स्पीकर का चुनाव करने के लिए उनका मदद करना। तो लोकसभा के चुनाव जैसे ही हो जाता है लोकसभा के स्पीकर का, वैसे ही ये क्या करते हैं, इनका पद जो है
वो सीधे सीधे खाली हो जाता है। किनका? प्रोटेम स्पीकर का। और लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कैसे होता है? तो लोकसभा के स्पीकर का चुनाव, जैसे मान लीजिए कि 543 इसमें लोकसभा में संसद है, यानी एमपीज है। अब इनमें से पक्ष होगा और विपक्ष होगा। तो विपक्ष अपनी पार्टी से किसी एक व्यक्ति को खड़ा करेगी और पक्ष में यानी जिसकी सरकार है वो किसी एक व्यक्ति को खड़ा करेगी। अब इसमें वोटिंग होगी। अब वोटिंग क्या, इसमें जो वोटिंग होती है वह मतलब मौखिक रूप से होती है। अब मौखिक रूप से शोर के आधार पर इसमें जब वोटिंग होती है, जो पर्सन जीतता है, तो सामान्यतः कौन जीतता है? जिसकी सरकार होती है, क्योंकि उसके लोकसभा के मेंबर्स की संख्या ज़्यादा होती है तभी वो सरकार में है। तो सामान्यतः जो सरकार में है, जिसकी सरकार है, उसी का लोकसभा स्पीकर चुना जाता है। तो लोकसभा स्पीकर जैसे ही चुन लिया जाता है वैसे ही प्रोटेम स्पीकर का पद ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। अब लोकसभा स्पीकर जब चुना जाता है तो बात यह है कि इसके चुने जाने की तारीख किसने तय किया? प्रेसिडेंट ने तय किया, क्योंकि उसके लिए प्रोटेम स्पीकर था सहायता कराने के लिए। अब लोकसभा स्पीकर जब चुन लिया जाता है तो क्या उसका अलग से शपथ ग्रहण होता है? बिल्कुल ही नहीं होता है, यानी उसका अलग से शपथ ग्रहण नहीं होता है। लोकसभा स्पीकर जब चुन लिया जाता है तो अलग से शपथ नहीं होता है। अब क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि यह ऑलरेडी पहले से ही शपथ ले लिया होगा। किस रूप में? मेंबर के रूप में। क्योंकि लोकसभा का स्पीकर उसी व्यक्ति को चुना गया है जो उस सदन का सदस्य है, यानी उस सदन के सदस्य में से ही किसी एक व्यक्ति को चुना गया है। तो जब सदन के सदस्य में से ही किसी एक व्यक्ति को चुना गया है तो सभी सदस्य जब ओथ लिए होंगे, शपथ लिए होंगे, तो ये भी ओथ लिया होगा, इसलिए इनका ओथ हो गया होता है, इसलिए दोबारा ओथ नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे कि इनके चुनाव का जो तारीख है वो राष्ट्रपति तय करते हैं। लेकिन एक इनके बाद होता है ड्यूटी स्पीकर, उपाध्यक्ष। तो जो उपाध्यक्ष होते हैं लोकसभा ड्यूटी स्पीकर यानी उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष का क्या कार्य है? तो उपाध्यक्ष जो चुने जाते हैं इनके इलेक्शन का डेट कौन निर्धारित करता है? तो इनके इलेक्शन का डेट निर्धारित करता है लोकसभा स्पीकर। ये ध्यान रहे, यानी उपाध्यक्ष के चुनाव का तारीख लोकसभा अध्यक्ष तय करता है, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव का तारीख कौन तय करता है? राष्ट्रपति तय करता है। अब ये लोकसभा स्पीकर तो ये हम लोगों ने देखा कि सामान्यतः जिस पार्टी की सरकार होती है उसी के होते हैं, उसी के एक मेंबर चुन लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे मतलब संसदीय प्रक्रिया में है कि जो उपाध्यक्ष होते हैं वह सामान्यतः विपक्ष पार्टी के होते हैं। लेकिन हम लोगों ने देखा 17वीं जो लोकसभा थी, उस 17वीं लोकसभा में एक भी स्पीकर नहीं चुने गए थे, डिप्टी स्पीकर, सॉरी, एक भी डिप्टी स्पीकर नहीं चुने गए थे। तो 17वीं लोकसभा में एक भी डिप्टी स्पीकर नहीं थे और विपक्ष के नेता भी नहीं थे, क्योंकि विपक्ष के नेता, अच्छा पक्ष के नेता और विपक्ष के नेता, देखिए एक चीज़ और देख लीजिए कि विपक्ष का नेता जो है, विपक्ष का नेता हमारे वहाँ संविधान में कहीं मेंशन नहीं है, कहीं भी मेंशन नहीं है। हाँ, 1965 में परंपरा आई और 1977 में लीडर ऑफ ओपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977, इसके द्वारा विपक्ष के नेता का पद निर्धारित किया गया। किसके द्वारा? लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 के द्वारा। अब जो विपक्ष का नेता होता है उसको कैबिनेट मिनिस्टर के जैसे दर्जा मिला होता है, कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कैबिनेट मिनिस्टर के जैसे सारी सुविधाएं मिलती हैं। जितनी सुविधाएं, जितना वेतन भत्ता पेंशन कैबिनेट मिनिस्टर को मिलता है उतना सारी चीज़ें इनको भी मिलती है। अब चूंकि विपक्ष का नेता कौन हो सकता है? अच्छा, पक्ष का नेता तो आपको समझ में आता है कि जिसकी सरकार है भाई वो है पक्ष का नेता है, सामान्यतः सदन का नेता उसको कहा जाता है। लेकिन विपक्ष का नेता कौन बनता है? ऐसी पार्टी जिसकी कुल सदन के सदस्यों का, कुल सदन के
सदस्यों का 1/10 अगर सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी अगर उसमें हैं तो सामान्यतः उसी पार्टी के या उसी पार्टी को विपक्षी पार्टी का मान्यता मिलता है और उसी पार्टी के जो नेता होते हैं उनको विपक्ष का नेता कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि 540 सपोज दैट टोटल सीट्स हैं। अब इसका 10% कितना होगा, तो 540 गुणे 1/10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी 54। यानी कम से कम 54 अगर होंगे, इस समय की बात की जाए तो 54 होंगे तो क्या होगा, तब जाके विपक्ष की पार्टी का मान्यता उनको मिलेगा, उस पार्टी को, और उसके जो नेता होंगे वो विपक्ष के नेता कहलाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी पद है, क्योंकि लोक लेखा जो समिति होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं। तो ये तो था विपक्ष का नेता, और आप पक्ष के नेता का मतलब सदन का नेता आप जानते ही हैं। इसके बाद से लोकसभा के सदस्यों को विशेषाधिकार भी मिला हुआ है, और लोकसभा के सदस्यों को कई आधार पे निर्भर भी घोषित किया जा सकता है। उसमें से दल बदल है, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 भी है, जिसके तहत उनको क्या किया जा सकता है, निर्भर घोषित किया जा सकता है। तो लोकसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर हम लोगों ने देखा। अच्छा, डिप्टी स्पीकर का मतलब कार्य क्या है, तो जो लोकसभा स्पीकर है, तो लोकसभा का स्पीकर का क्या काम है कि सदन की अध्यक्षता करना पीठासीन के रूप में, सदन को सुचारू रूप से चलाना, सदन के नियमों को बनाना, उसके बाद से सचेतकों या व्हिप को जारी करना कि अपने पार्टी के सदस्यों को उपस्थित करें। उसके बाद से धन विधेयक को, लोकसभा के स्पीकर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है कि धन विधेयक को डिफाइन करने का काम, परिभाषित करने का काम लोकसभा के स्पीकर को ही है। यानी लोकसभा के स्पीकर ही किसी विधेयक को, वह विधेयक धन विधेयक है कि समान विधेयक है, वो डिफाइन करने का काम किसका है, लोकसभा के स्पीकर का है। इसलिए ये महत्वपूर्ण पद है। फिर दूसरा, लोकसभा जब संयुक्त बैठक होता है तो संयुक्त बैठक का अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है। तो इसलिए यह भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के डिप्टी। अब लोकसभा के स्पीकर जब पीठासीन नहीं होते हैं तो डिप्टी स्पीकर यानी उपाध्यक्ष उनके कर्तव्यों को निर्वहन करते हैं। एक चीज़ और कि लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं, वह अगर उनके खिलाफ, अगर उनको हटाने का प्रोसेस लंबित हो तो वह पीठासीन नहीं होंगे। तो पीठासीन नहीं होंगे तो क्या होंगे, तो सदन के सदस्य तो होंगे ही। अब सदन के सदस्य होंगे तो क्या कर सकते हैं, सदन में बोल सकते हैं, सदन के कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं, मतदान भी कर सकते हैं। लेकिन डिसीजनल जो मत होता है, निर्णायक मत जो होता है, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि डिसीजनल मत वही देता है जो सदन का क्या करता है, अध्यक्षता करता है। सीधी बात है। अब डिसीजनल मत का मतलब ये हो गया कि दल बैठा है, इधर विपक्ष बैठा है, तो एक पार्टी, दो पार्टी है, यानी एक मान लीजिए कि सरकार वाली पार्टी है, एक विपक्ष की पार्टी है। अब कोई बिल आया, दोनों तरफ से बराबर बराबर सदस्यों ने सिग्नेचर किया। अब इसमें संशय आ गया कि ना में जाए कि हाँ में जाए, तो जो पीठासीन अधिकारी है वह जिधर मत दे देता है उधर, अगर हाँ के पक्ष में दे देगा तो हाँ के पक्ष में होगा, ना के पक्ष में दे देगा तो ना के पक्ष में होगा, तो उसको कहा जाता है निर्णायक मत। तो वो तो हो गया निर्णायक मत। तो निर्णायक मत देता है कब, जब वो अध्यक्ष रहेगा, जब वो पीठासीन रहेगा। लेकिन पीठासीन नहीं रहेगा तो वह निर्णायक मत नहीं दे। अच्छा, यहाँ पे दो मतलब कन्फ्यूजन है। अगर वो मतलब अगर वो अध्यक्ष रहेगा तो निर्णायक मत तो दे सकता है, लेकिन ऐसा समान मत नहीं दे सकता है। लेकिन अगर वो अध्यक्ष नहीं है तो समान मत तो दे सकता है, निर्णायक मत नहीं दे सकता है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे आप कि जब उसके खिलाफ मामला लंबित हो, उसको हटाए जाने की प्रक्रिया अगर लंबित हो, तब वह सदन का पीठासीन नहीं रहेगा। अर्थात सदन का पीठासीन नहीं रहेगा तो सदस्य तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उसी सदन के सदस्य में से किसी एक व्यक्ति को चुना गया होता है। तो सदन का सदस्य जब रहेगा तो सदन में तो बोल ही सकता है, तो सदन में बोल सकता है, उसमें कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है, मतदान में भी हिस्सा ले सकता है। हाँ, निर्णायक मत या बराबर की स्थिति वाले मत में हिस्सा नहीं ले सकता है, तो वो तो अलग बात हो गई। अब बात आती है कि लोकसभा जो स्पीकर है उसको हटाए जाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा, लोकसभा में लाया जाएगा कि राज्यसभा में लाया जाएगा। तो चुना कहाँ से जा रहा है, वह चुना जा रहा है कहाँ से, लोकसभा से। इसलिए उसको हटाए जाने का प्रस्ताव कहाँ से आना चाहिए, लोकसभा से आता है। इसलिए लोकसभा के स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को हटाना है तो उसको हटाए जाने का प्रस्ताव कहाँ से आता है,
लोकसभा से ही आता है, लेकिन उसको 14 दिन पहले नोटिस देनी पड़ती है। ठीक, तो ये तो था लोकसभा स्पीकर से संबंधित। तो ये हम लोगों ने देखा लोकसभा। अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेंगे मंत्रिपरिषद के बारे में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पहला चीज कि हमारे संविधान में कैबिनेट के बारे में कहीं नहीं लिखा है। पहला चीज तो ये हो गया। हाँ, 44वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा कुछ जिक्र किया गया था इसका, तो पहला बात है। दूसरा बात ये कि मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो लिखा गया, लेकिन ये डिफाइन नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीन्स कौन कौन मंत्री रहेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे कि होम मिनिस्टर रहेंगे कि जो है उप प्रधानमंत्री रहेंगे, ये नहीं लिखा गया है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो लिखा गया है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की संख्या कितनी रहेगी, या 93वां संवैधानिक संशोधन द्वारा तय कर दिया गया। क्या तय किया गया? अच्छा, तय अगर न किया जाता तो देखिए कितना बड़ा मतलब थ्रेड था इसमें। तय नहीं किया जाता तो 540 सीटें हैं, और जब से गठबंधन की सरकारों का दौर शुरू हुआ है तब से देखने को मिलता है कि दल बदल के आधार पर एक तो काम होता है, दूसरा काम ये है कि एक जब गठबंधन की सरकार है तो उसमें होता क्या है, दूसरी पार्टी जो समर्थन दी है वो कह सकती है डायरेक्टली कि नहीं, हमको आप मिनिस्ट्री का ये पद दीजिए, हम आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं। तो उस तरह से तो मिनिस्टर बहुत सारे हो जाएंगे। इसलिए 93वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा एक निश्चित संख्या की गई कि इतना ही संख्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रहेगी। अर्थात कितना रहेगी, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की संख्या कुल सदस्य की संख्याओं का 15%, यानी लोकसभा के कुल सदस्य संख्याओं का 15%। अगर राज्य विधानमंडलों की बात करें तो उसमें भी कुल सदस्य जो संख्या है उसका 15%। लेकिन इसका एक्सेप्शनल क्या है, दिल्ली है। दिल्ली में कितना है, 10%, यानी दिल्ली के लिए 10% निर्धारित किया गया है, अन्य सभी जगह के लिए 15%। हाँ, अब पूछा जाए क्या इसके लिए न्यूनतम है? बिल्कुल न्यूनतम है। मिनिमम कितना है? मिनिमम जो है वह 12, यानी मिनिमम कितने मंत्री हो सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में? 12 हो सकते हैं। अब ऐसा क्यों कहा गया भाई? क्योंकि अगर देख लीजिए जैसे गोवा में अगर चले जाएंगे तो 40 हैं टोटल सदस्य, यानी टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली गोवा में जो है विधानसभा में वो 40 मेंबर हैं। अब उसका आप निकाल लीजिए 15%, कितना होगा? 20 दूना 40, 20 पचास 100 और 5 3 15, 3 दूना 6। अब बताइए पूरे गोवा राज्य को 6 ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चलाएंगे तो कौन कौन से जो पद है या कौन कौन से विभाग है किनको किनको दिया जाएगा और कौन कौन लोग, इसका मतलब एक व्यक्ति एक से ज़्यादा विभाग 3 4 5 6 विभाग लेके चलेगा, फिर कैसे डेवलपमेंट करेगा? इसलिए मिनिमम क्राइटेरिया डिफाइन है, कितना? 12, यानी कम से कम 12 लोग मिनिस्टर हो सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और मैक्सिमम कितना हो सकते हैं? तो मैक्सिमम भी निर्धारित है, कितना? 15%। दिल्ली के लिए कितना? 10%। कब किया गया? 93वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अब किस में लिखा गया है? आर्टिकल 74 में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट को हेल्प एंड एडवाइस देने के लिए क्या होगा? एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसका हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। जिसका हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। तो ये आर्टिकल 74 में लिखा गया है। उसकी 74 में ही संशोधन करके कहा गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा दिया गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा दिया गया जो सुझाव है वह राष्ट्रपति मानेगा, यानी इनको मानना बाध्य है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा दिए। हाँ, 44वां संवैधानिक संशोधन द्वारा थोड़ा सा ये कर दिया गया कि ये क्या कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए उस बात को भेज सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के बाद तुरंत अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर अपनी राय दे तो उनको मानना बाध्य है, यानी मानना ही पड़ेगा, हर हाल में मानना पड़ेगा। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कौन सा एडवाइस दिया है राष्ट्रपति को, इसकी जांच न्यायपालिका नहीं कर सकती है। तो न्यायपालिका इस चीज की जांच नहीं कर सकती है। ये तो हो गया आर्टिकल 74 में। आर्टिकल जो 75 है, अनुच्छेद 75, उसमें क्या कहा गया भाई? तो उसमें कहा गया है कि प्रेसिडेंट जो है
उस सदन के सबसे बड़े दल का जो नेता होगा, उस सबसे बड़े दल के नेता को क्या करेंगे? प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होती है। क्या होती है? अपॉइंटमेंट होती है। अच्छा, गांव में ऐसे कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के चुने गए, हम लोग प्रधानमंत्री को वोट दिए हैं। नहीं, आप प्रधानमंत्री को वोट नहीं दिए हैं, आप अपने सांसद को वोट दिए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वोट दिए हैं, प्रधानमंत्री को बिल्कुल ही नहीं दिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो आप कहेंगे इसका मतलब प्रधानमंत्री हमने नहीं चुना। चुना है आपने ही, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आपने नहीं चुना है। आपने केवल किनको वोटिंग किया है? तो आपने वोटिंग किया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, यानी संसद का चुनाव किया है आपने वोट दिया है संसद को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मान लीजिए कि 4 पार्टियां हैं या गठबंधन है 2 पार्टियों का, ए और बी का। अब इसमें जो बहुमत का आंकड़ा पार करता है, मान लीजिए 275 है, तो जो इस आंकड़े को पार करता है उस दल को, मान लीजिए ए पार्टी ने पार कर दिया, तो उस पार्टी के वह पार्टी तय करती है कि हमारा नेता कौन होगा, और उस दल के नेता को अपॉइंटमेंट करते हैं कौन? प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। अब आप कहेंगे आखिर मैंने संसद चुना तभी तो, सही बात है, लेकिन कभी कभी देखने को मिला है कि प्राइम मिनिस्टर तो लोकसभा से चुने जाते हैं। सामान्यतः लोकसभा से ही चुने जाना चाहिए, क्योंकि उनका जवाबदेही उत्तरदायी लोकसभा के प्रति होता है, ठीक है। लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा वर्णन नहीं है कि केवल लोकसभा में से ही चुना जाएगा, इसलिए राज्यसभा से ही चुने जाते हैं। राज्यसभा से भी चुने गए, जैसे मनमोहन सिंह भी चुने गए थे। अब आपने राज्यसभा का तो चुनाव नहीं किया है ना, फिर भी प्राइम मिनिस्टर बने। इसलिए आपने केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव किया है, आपने इलेक्शन में, आपने प्रधानमंत्री की चुनाव नहीं की है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर का चुनाव नहीं होता है, बल्कि उनकी नियुक्ति होती है। तो नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो किसको करता है? सबसे बड़े दल के नेता को। अब अगर सबसे बड़ा दल ना हो, त्रिशंकु विधानसभा हो जाए, तो उसमें भी सबसे बड़ा जो दल होता है उसको ही करते हैं, या गठबंधन के दल का नेता को करते हैं, अगर गठबंधन से अगर सरकार बन रही है तो, अलायंस से बन रही है तो। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, इनके सलाह से, इनके एडवाइस से यह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, यानी मंत्री परिषद को, किसको? मंत्री परिषद को नियुक्त करते हैं। कौन? प्रेसिडेंट ही नियुक्त करते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर को भी नियुक्त करते हैं और मंत्री परिषद को भी नियुक्त करते हैं। कौन? प्रेसिडेंट करता है। किसके तहत? अनुच्छेद 75 के तहत, 75 के तहत। तो ये ध्यान रहे कि इनके नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होती है। अब नियुक्ति होने के बाद, मंत्रिपरिषद के रूप में नियुक्ति होने के बाद, शपथ होने के बाद अलग अलग मंत्रालय बांटता है, वो तो सरकार का कार्य है, क्योंकि संविधान में मंत्रिपरिषद का वर्णन है, अलग अलग मंत्रालयों का वर्णन नहीं है। पहला चीज़ ये है। अब मंत्रिपरिषद में जब हम लोग आगे जाएंगे और डीप में तो पढ़ेंगे, कई तरह के मंत्री होते हैं। एक तो मंत्रिमंडल होता है जिसको कैबिनेट मंत्री कहा जाता है, एक राज्य मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार होते हैं, फिर उप मंत्री होते हैं, वो अलग डायमेंशन जब हम लोग संसद पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। तो ये तो रहा आपका पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब एक बात आती है कि लोकसभा के जो सदस्य की संख्या है वर्तमान में कितनी है? तो 552 तो हो सकती है, लेकिन यह 2 माइनस हो गया। क्यों? क्योंकि 104 संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो 2 आंग्ल भारतीयों को चुने जाने की शक्ति प्रेसिडेंट के पास थी, वो 2 आंग्ल भारतीयों का रिजर्वेशन क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब ये हो गया कि अब कितनी हो गई सीटें? 550, 550। यानी 2 लोगों को जो नॉमिनेट करते थे प्रेसिडेंट लोकसभा में, अच्छा राज्यसभा में कितने? 12 लोगों को। तो लोकसभा में 2 लोगों को नॉमिनेट करते थे, तो 104 संवैधानिक संशोधन द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान में सीटों की संख्या 550 सीटों पे। अब 550 में कहाँ? तो 530 पर तो राज्यों में 530 हो गया। उसके बाद से 20 कहाँ से हो गया? यूटीज से।
केंद्र शासित प्रदेशों से 20 हो गया। और 2 जो नॉमिनेट करते थे तो वो तो करते थे आंग्ल भारतीयों को, मतलब प्रेसिडेंट, वो तो समाप्त कर दिया गया। अब इन 530 और ये 20, अगर वर्तमान संख्या में देखा, वर्तमान समय में देखा जाए, ये राज्यों से करते हैं, राज्यसभा नहीं बल्कि राज्यों से। राज्यों मतलब अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीटों को बंटवारा है जनसंख्या के आधार पर। जैसे सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, आपके उत्तर प्रदेश में। कहाँ कितना है, 80 सीटें हैं। तो सबसे ज़्यादा सीटें जो है 80 कितनी है, 80 कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। वैसे बिहार की बात किया जाए, बिहार में सीटों की संख्या कितनी है लोकसभा की, इसका आधा आप याद कर लीजिए, 40 है, 40 है। वैसे वेस्ट बंगाल की बात किया जाए तो 41 है, आपका 41 है। तो ये सीटों की संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर किया गया है। तो टोटल वर्तमान में पूछा जाए सदस्यों की संख्या कितना है, 543 है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 543 है। तो ये तो हो गया पूरा आपका लोकसभा और जो हम लोगों ने संसद के बारे में थोड़ा सा देखा, मंत्रिपरिषद के बारे में। और पूरा आपको अगर पढ़ना है संसद के बारे में तो आप जानते हैं कि बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके लिए फाउंडेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपने अगर सेल्फ स्टडी, मैंने केवल उतना ही बताया कि आपको जो भूला भुलाया है वो याद आ जाए, और इससे संबंधित जो प्रश्न है वो आप देखकर समझ में आपको आ जाए कि हाँ क्या चीज़ें हैं, कहाँ से पूछता है, इसलिए मैंने बताया। नहीं तो इसके लिए आप फाउंडेशन किए होंगे, या फाउंडेशन आगे आपको एक आइडिया मिल जाएगी कैसे फाउंडेशन किया जाता है। तो ये तो था पूरा। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है। आर्टिकल 79 में क्या लिखित है, तो आर्टिकल 79 में लिखित है संसद का गठन कैसे होता है। तो संसद का गठन 3 लोगों से मिलकर, 3 चीज़ों से मिल के होता है, राष्ट्रपति से, राज्यसभा से, लोकसभा से। तो 79 में लिखा गया है। 80 में राज्यसभा का संगठन लिखा गया है। 81 में लोकसभा का संगठन हम लोगों ने देखा अभी 550 सीटों पे, जैसे वर्तमान में 543 है। ठीक वैसे 82 में क्या है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनर्संयोजन, मतलब जब जनगणना हो जाती है, हम जनगणना कब कब हुई है, तो स्वतंत्र भारत की जनगणना की बात किया जाए तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में शुरू हुई। उससे पहले अगर शुरुआत किया जाए जनगणना की शुरुआत 1881 में हुआ था। ठीक है, तो वो तो अलग बात है, हिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। उसके बाद से प्रत्येक 10 वर्ष पे होती है, तो 1961 में हुई, फिर 71 में, फिर 81 में, फिर 91 में, और 91 के बाद फिर से 2001 में, और 2001 के बाद 2011 में। तो इतनी जनगणना स्वतंत्र भारत की हो चुकी है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 जनगणना हो चुकी है। 8वीं जनगणना 2021 में होनी थी, कोविड-19 के कारण टल गया, अभी तक नहीं हुआ। तो प्रत्येक जनगणना के बाद जो सीटें होती हैं उनको फ्रीज किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, तो उसके लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। तो 1951 के बाद परिसीमन बना 1952 में, 1961 के बाद बना 1962 में, फिर 1971 के बाद बना 1972 में, और ठीक वैसे 2002 में। तो अभी तक कितना परिसीमन हुआ जा चुका है, तो 4 ठो परिसीमन किया जा चुका है। अच्छा, 84वें संवैधानिक संशोधन द्वारा कर दिया गया कि की जो सीटों का आवंटन है अब 2026 तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2026 के बाद अब पुनः जो है परिवर्तन हो गया। नहीं, 84वें संवैधानिक संशोधन 2000 के द्वारा इसको 2026 तक अब सीटों को बिल्कुल कर दिया गया कि 2026 के बाद ही अब सीटों का क्या होगा, फीस किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा, पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही है वैसे। तो ये तो है 82 में। 83 में क्या है, संसद के सदनों की अवधि हम लोगों ने देखा, अवधि में कम से कम 2, सामान्यतः 3 होता है। 84 में क्या है, सदस्यों के लिए योग्यता हम लोगों ने देखा, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष। 85 में संसद का सत्र, सत्रावसान, विघटन, भंग करना, सब हम लोगों ने देखा। 86 में क्या है, राष्ट्रपति के सदनों को संबोधित करने, संदेश देने का अधिकार है। 87 में विशेष संबोधन जो देते हैं वही, जब निर्वाचित लोकसभा जब गठित होती है उसके बाद जो पहला सेशन होता है उसमें राष्ट्रपति जो भाषण देते हैं वो, और जो प्रत्येक वर्ष जो पहला सेशन शुरू होता है बजट सत्र के पहले जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है वो किसमें है, आर्टिकल 87 में। मंत्रिपरिषद उनको लिख के देती है और मंत्रिपरिषद के लिख के दिए हुए बातों को क्या करते हैं, अभिभाषण के रूप में व्यक्त करते हैं। 88 में लिखा गया है सदनों के प्रति मंत्रियों और अटॉर्नी जनरल के अधिकार क्या है। तो क्या अधिकार है, जो मंत्री होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, या अटॉर्नी जनरल जो जिसका वर्णन आर्टिकल 76 में किया गया, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी जिनका वर्णन 76 आर्टिकल में किया गया है, उनको देखा जाए तो सदन की किसी भी सदन में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर बात किया जाए तो किसी भी सदन में बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, बैठ सकते हैं,
लेकिन मतदान उसी में सदन में करेंगे जिस सदन के वो सदस्य होंगे। और अटॉर्नी जनरल की बात किया जाए, महान्यायवादी की तो महान्यायवादी की अगर बात किया जाए तो सभी तो भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं। तो मंत्रिपरिषद की बात किया जाए तो क्या कर सकते हैं, किसी भी सदन में बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान वहीं पे करेंगे जिस सदन के वो सदस्य होंगे। वैसे ही अगर बात किया जाए कि अटॉर्नी जनरल की, महान्यायवादी की आर्टिकल 76 में जिनका वर्णन है, तो वो क्या कर सकते हैं, वह किसी भी सदन में बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, बशर्ते मतदान नहीं कर सकते हैं। तो ये किस में लिखा गया है, ये आर्टिकल 88 में लिखा गया है, अनुच्छेद 88 में लिखा गया है। ठीक वैसे ही 89 में सभापति उपसभापति के बारे में लिखा गया है। ये सारे चीज़ हम लोग उसमें पढ़े ही हैं, क्या बोला जाए, राज्यसभा में। 93 में लिखा गया है लोकसभा के अध्यक्षों और उपाध्यक्ष के बारे में, जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया है। 94 में उनके पद रिक्ति के बारे में लिखा गया है कि पद रिक्ति हो तो क्या कर सकते हैं, पीठासीन नहीं हो सकते हैं। 95 में लिखा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष कर्तव्य निर्वहन अथवा लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उनकी शक्ति क्या क्या शक्तियां हैं। 96 में लिखा गया है कि उनके प्रस्ताव, जब उनको हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो पीठासीन नहीं हो सकता है। 97 में लिखा गया वही चीज़, सभापति उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष और उनके वेतन भत्ते के बारे में। तो सभापति उपसभापति, लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के उपाध्यक्ष जो होते हैं, उनके वेतन भत्ता किस पर निर्भर होता है, भारत के संचित निधि पर निर्भर होता है। तो ये सब 97 पर लिखा गया है। तो आप वैसे ही देख सकते हैं, हम लोगों ने देखा। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न पे, जो पिछले 10 वर्षों में बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। तो जैसे पहला प्रश्न है क्या, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अब देखिए, चूंकि मैंने अभी बताया कुछ समय पहले जब हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। मंत्रिपरिषद की प्रेसिडेंट ही करते हैं प्रधानमंत्री के कहने पर। तो अगर दो तरह का प्रश्न बन सकता है इससे, अगर आपसे पूछे कि जो ये मिनिस्टर्स हैं, जो ये मंत्री हैं, मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं, वह व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रति। क्योंकि त्यागपत्र देकर हट सकते हैं, प्रधानमंत्री जिसको कहे हटाने के लिए प्रेसिडेंट उसको हटा सकता है। तो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होते हैं मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति के प्रति। लेकिन सामूहिक रूप से किसके प्रति, एक तो संसद, अगर संसद ऑप्शन नहीं है तो सबसे एप्रोप्रिएट जो आंसर होगा आपका लोकसभा होगा। तो लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं सामूहिक रूप से। क्यों, क्योंकि लोकसभा से ये इलेक्ट होके आए होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में, और तब इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, किसके कहने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर। तो इस तरह से सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व कौन होगा, तो सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व जो मंत्री होते हैं किसके प्रति होते हैं, वह संसद के प्रति होते हैं। तो आपके चूंकि 4 ऑप्शन है, संसद के प्रति भी है यहाँ पे और केवल लोकसभा के प्रति, तो इसमें सबसे एप्रोप्रिएट जो आंसर है आपका, सबसे उचित उत्तर है वो ऑप्शन 4 है। हाँ, सी भी सही है जब ये न दिया होता तब, लेकिन जो एप्रोप्रिएट आंसर है आपका वो लोकसभा होगा। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद। तो ये तो हो गया मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कि उत्तरदायित्व किसके प्रति होती है, लोकसभा के प्रति। अगर अब तीसरी चीज, एक चीज और जान जाए हम लोग, जो मिनिस्टर अगर कोई व्यक्ति बनना चाहे तो क्या बन सकता है कि नहीं बन सकता है, बन सकता है, प्रधानमंत्री की कृपा हो। लेकिन बन सकता है, उसमें भी कंडीशन है कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो नहीं है, राज्यों में भी देखा जाए तो मेंबर अगर वह नहीं है सदन का, तब भी वह मिनिस्टर बन सकता है। कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए। लेकिन 6 मंथ के अंदर उसको राज्यसभा या लोकसभा यानी सदन के किसी भी संसद के किसी भी सदन में उसको सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, यानी कि कहीं ना कहीं से सदस्यता उनको लेनी पड़ेगी। अगर वो सदस्यता नहीं लेते हैं तो वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वह मिनिस्टर नहीं बने रह सकते हैं। यानी कितने समय तक बने रह सकते हैं, 6 मंथ तक, 6 मंथ से अधिक नहीं बने रह सकते हैं। जैसे इस समय जयशंकर जी जो है विदेश मंत्री जो है, वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं है लेकिन मंत्री हैं। अब 6 माह के अंदर वो क्या करेंगे, अब लोकसभा का तो चुनाव होने वाला नहीं है तो राज्यसभा से सदस्यता ग्रहण कर लेंगे चुनाव लड़के। क्योंकि राज्यसभा आप जानते ही हैं कि विघटित न होने वाला सदन है, यानी अस्थायी सदन है। प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य उसके निकलते रहते हैं।
तो इसलिए वहाँ से मिल सकता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हुआ, सी होगा। आगे चलिए, सॉरी एक मिनट, जो हमारा था उसका इस तरह से ऑप्शन आंसर क्या होगा, ये डी वाला होगा, केवल लोकसभा के प्रति। तो आप देख ही सकते हैं जैसे हम लोगों ने देखा ही कि ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन होती है। देखिए वास्तव में तो ये 3 शक्तियां हैं, कार्यपालिका, विधायिका और ये है न्यायपालिका। यह लोकतंत्र का क्या है, 3 स्तंभ है। और एक चौथा स्तंभ किसको माना जाता है, मीडिया को माना जाता है, वो तो अलग बात है। तो लोकतंत्र के 3 स्तंभ है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो इनके सभी के शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन है। विधायिका क्या करती है, विधि बनाती है, मेकिंग ऑफ लॉ। कार्यपालिका क्या करती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है। और न्यायपालिका क्या करती है, उसकी जांच करती है। ठीक, तो वैसे तो अलग अलग है, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। कार्यपालिका मतलब मान लीजिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो कोई भी विधि बनाएंगे किसके प्रति रह के भाई, संसद के प्रति। और संसद के प्रति तो पहले ऑप्शन हम देख लें, न्यायपालिका के प्रति क्या है, नहीं। चुनाव आयोग बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, वो किसी के अधीन होता है नहीं। यूपीएससी बिल्कुल ही नहीं। अब वो अलग बात है, वो अलग बात है जी, लेकिन संविधान में ट्रांसपेरेंट संस्था है। न्यायपालिका किसी के अधीन नहीं है, चुनाव आयोग अधीन नहीं है, और ये संघ लोक सेवा आयोग भी नहीं है, पारदर्शी है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, विधायिका। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर होगा विधायिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट है तो आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा, यहाँ पे होगा लोकसभा। तो लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई। बताइए इस प्रश्न को, अभी हम लोगों ने सेशन में चर्चा भी किया है इस पे। जैसे पहला ऑप्शन है कि 95वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2009, क्या ये ऑप्शन सही है क्या। दूसरा ऑप्शन है कि 93वां संवैधानिक संशोधन 2005, तीसरा है 91वां 2003, चौथा है 90वां 2003 और 5वां इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया है कि 93वां संवैधानिक संशोधन 2005 के द्वारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की संख्या कुल सदस्य की संख्याओं का 15% निर्धारित किया गया, दिल्ली के लिए 10% निर्धारित किया गया और कम से कम भी संख्या निर्धारित की गई, कितनी, 12। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा, यानी 93वां संवैधानिक संशोधन 2005। ये ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। अगला है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है। जवाबदेह मतलब उत्तरदायी, अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति है। तो किसके प्रति अकाउंटेबिलिटी है बताएं तो। क्या मंत्रिमंडल के प्रति है क्या, बिल्कुल ही नहीं। क्या राष्ट्रपति के प्रति है क्या, बिल्कुल ही नहीं। क्या राज्यसभा के प्रति है क्या, बिल्कुल नहीं। तो किसके प्रति है, लोकसभा, क्योंकि लोकसभा के ही से ही वो चुन के सामान्यतः जाया गया होता है। तो भारत के प्रधानमंत्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके प्रति जवाबदेह है, निचली सदन और अस्थायी सदन जिसको कहा जाता है, लोकसभा के प्रति। तो इस तरह से हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, जो आयोग ने पूछा था। ठीक वैसे ही अगला प्रश्न है आपका, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, कौन होते हैं, संसद का सदस्य नहीं। संसद का सदस्य अगर नहीं है तब भी प्रधानमंत्री तो बन सकता है कोई व्यक्ति, लेकिन मैक्सिमम कितना मंथ भैया, 6 मंथ, 6 माह के लिए, उससे ज़्यादा नहीं, हमेशा के लिए तो नहीं रह सकता है ना। ये ऑप्शन तो गलत हो गया। सी ऑप्शन, राज्यसभा का सदस्य हो सकता है, भारत में तो हो सकता है, लेकिन ये पूछा है आमतौर पे, दोनों सदनों का सदस्य भारत में तो ऐसा हो सकता है, लेकिन आमतौर पे कह रहा है तो लोकसभा के सदस्य होने चाहिए। तो ये किस में लिखा गया है, आर्टिकल 75 में। तो ये हो गया ऑप्शन आपका बी सही हो गया इस प्रश्न का। ऐसे वैसे ही है अगला प्रश्न, भारत का प्रधानमंत्री हेड है, किसका हेड है, मुख्य मतलब हेड। तो भारत का जो प्राइम मिनिस्टर है वह किसका हेड है, किसका मुख्य है, राज्य सरकार का है क्या। राज्य सरकार का तो चीफ मिनिस्टर होता है, मुख्यमंत्री होता है। राज्य और केंद्र सरकार दोनों का नहीं, केंद्र सरकार का पीएम होता है
और राज्य सरकार का सीएम होता है। ये तो गलत ही है, ये गलत ही हो गया, ये गलत ही हो गया। इसका मतलब कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन बी, केंद्रीय सरकार का। तो केंद्र सरकार का जो मुखिया होता है कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक, तो इस तरह से आपका इस प्रश्न का जो उत्तर है वो कौन सा होगा? ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? अच्छा, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया है, बताया तो 18, 21, 25 इनमें से कोई नहीं। बताइए, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? अच्छा, आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो हम लोगों ने सेशन में अभी छोटा मोटा जो है सेशन वो था, पूरा सारांश था, उससे ही रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं, उससे बाहर नहीं पूछे गए हैं। और बीपीएससी कैसा प्रश्न पूछा गया, एक बार अगर आपका फाउंडेशन बन गया तो हमको नहीं लग रहा है कि कोई प्रश्न आपसे, आपके पहुंच से बाहर जाएगा, ऐसा असंभव है। बताइए इसका 18 वर्ष नहीं, 18 वर्ष तो वह व्यक्ति मतदान करता है। और कब मतदान के कहा गया? 61वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा, ये तो 61वां के द्वारा बनाया गया। तो ये ऑप्शन तो सही होगा नहीं। अगला कौन सा है? 21 वर्ष। 21 वर्ष तो पंचायतों में, भैया पंचायत समझते हैं ना, गांव में देखे होंगे। तो पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा का जो चुनाव होता है, प्रधान का चुनाव, मुखिया का जो चुनाव होता है, उसमें मिनिमम एज कितना होता है? 21 वर्ष। तो ये तो पंचायत का हो गया, ये तो होगा नहीं। ये दोनों आप लोगों ने देखा ही। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? 25 वर्ष। और वही लोकसभा ना देकर राज्यसभा दिया होता तब हो जाता 30 वर्ष। राष्ट्रपति देता तो 35 वर्ष। प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट देता तो 35 वर्ष। लोकसभा के अध्यक्ष देता तो 25 वर्ष। घुमा के पूछ सकता है, लोकसभा का अध्यक्ष तो वही होता है ना भाई, लोकसभा का सदस्य। और राज्यसभा का उपसभापति होता तो 30 वर्ष। सभापति राज्यसभा का होता तो 35 वर्ष, क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। हाँ बिल्कुल। तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन से हुआ। अगला प्रश्न आपके सामने ठीक वही है। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? आप लोगों ने देखे ही हैं कि ये ऑप्शन अभी देखे हम लोगों ने। 25 वर्ष, 30 वर्ष तो राज्यसभा का, 21 वर्ष पंचायतों का, 18 वर्ष वोट डालने का जो है एज है। अगला प्रश्न है, संसद बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? अब देखिए, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? 18 वर्ष तो संसद सदस्य नहीं बन सकता है, वो तो मतदान का है। 21 वर्ष तो पंचायतों में, इसलिए ये दो ऑप्शन तो आपका पहले ही छट गया। अब 25 वर्ष बिल्कुल है, किसके लिए? लोकसभा के लिए है। 30 वर्ष किसके लिए है? राज्यसभा के लिए। अब यहाँ प्रश्न पूछा क्या है? देखिए प्रश्न की डिमांड क्या है, पहले ध्यान से देखिए। प्रश्न आपसे जो पूछ रहा है उसको ध्यान से देखिए, प्रश्न है क्या? तो प्रश्न पूछा है संसद सदस्य बनने के लिए। इसमें यह वर्णन नहीं किया गया है कि संसद का मतलब लोकसभा राज्यसभा नहीं। तो संसद यहाँ आ गया, इसका मतलब क्या? इसमें लोकसभा के बारे में भी पूछ रहा है, राज्यसभा के बारे में भी पूछ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन तो ये भी सही है क्योंकि ये भी संसद वाला है। ऑप्शन तो ये भी सही है क्योंकि राज्यसभा वाला है। इसलिए पांचवा ऑप्शन जो दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो है नहीं, है बिल्कुल दो, लेकिन उपयुक्त में से एक से अधिक, ये बीपीएससी का ट्रेंड रहा है, देख लीजिए। तो एक से अधिक, तो एक से अधिक है ना ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन ये सही है। अगर लोकसभा पूछा होता तो कोई एक ऑप्शन सही होता, अगर राज्यसभा पूछा होता तो कोई एक ऑप्शन सही होता, लेकिन इसमें दोनों सही है। संसद पूछ दिया तो दोनों सही है, इसलिए यह ऑप्शन यानी पांचवा ऑप्शन आपका क्या होगा? एप्रोप्रिएट होगा, सही होगा। अगला प्रश्न, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना के आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक? तो मैंने अभी बताया 84वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो 2000 ईस्वी में हुआ था, इसको बढ़ा के कितना समय तक कर दिया गया है? 2026 तक। यानी 2026 के बाद ही अब होगा, 2026 तक जो सीटें हैं वो वैसे के वैसे रहेंगी। इस तरह से ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, ये हम लोगों ने देखा ही है। तो 84वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 81(3) के तहत 2000 के स्थान पर लोकसभा राज्यवार सीटों की आवंटन 2026 तक संशोधन की गई है। वही है प्रश्न फिर, ये प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग के द्वारा किया। अच्छा, अभी तक कितने बार परिसीमन हो चुका है? 4 बार हो चुका है, ठीक है, 4 बार हो चुका है। ये परिसीमन को
किस वर्ष तक रोक दिया गया है? 2026 तक रोका गया, वही प्रश्न है, घुमा कर पूछा है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन कितना है, किस जनगणना के आधार पे है? तो ये जो प्रश्न जब आया था वो 1971 के जनगणना पे आधारित है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन हो गया सी। तो 1971, लेकिन अब जो है वह है 2001। ये बहुत पुराना प्रश्न है, इसलिए 1971 है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो आंग्ल भारतीय समुदाय कहाँ में? लोकसभा में। तो हम लोग को जानते हैं कि 552 सदस्य होते थे, जिसमें से 2 सदस्यों को मनोनीत करता था राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मनोनीत करता था एंग्लो इंडियन को, जो कि 104वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया? इन 2 सीटों को सीधे सीधे खलास कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी अब है कितना? 550। तो है किसके पास, ये पूछ रहा है। तो करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इसके पास तो है नहीं, भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति सत्र को बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं और मंत्रिपरिषद के कहने पर विघटित भी कर सकते हैं। तो विघटन करना, भंग करना किसके हाथ में है? तो क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार? नहीं, अपने इच्छा अनुसार तो नहीं, अध्यक्ष द्वारा तो बिल्कुल ही नहीं, राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर बिल्कुल नहीं। तो किसके सलाह पर भाई? तो ये होगा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो राष्ट्रपति जो भी कार्य करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे कार्य करते हैं या हेल्प एडवाइस पे कार्य करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो आंसर होगा सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग किया जा सकता है। ठीक वही है, वही प्रश्न है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन देख रहे हैं ना, वही प्रश्न है, केवल घुमा दिया है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कौन? प्रधानमंत्री यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर प्रेसिडेंट क्या करते हैं? भंग करते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का आपका आंसर क्या होगा? आंसर डी होगा। अगला प्रश्न, लोकसभा को उसके कार्य की समाप्ति के पूर्व भंग किया जा सकता है। ठीक वही चीज है, वही प्रश्न आया फिर दोबारा। अगला है प्रश्न, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि लोकसभा में सामान्यतः तो 3 सत्र होते हैं, लेकिन मिनिमम पूछा जाए तो मिनिमम 2 सत्र होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लिखा गया है कि सदन के 2 सत्रों के बीच मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए? 6 मंथ का होना चाहिए। इसलिए जब 6 मंथ का गैप होना चाहिए तो कितना हो सकता है? मिनिमम 2। तो मिनिमम अगर पूछा होता तो 2 होता, लेकिन मिनिमम तो पूछा नहीं है इसमें। इसमें पूछा है कि सामान्यतः कितने होते हैं। तो सामान्यतः कितने होते हैं? 3। कौन कौन? बजट सत्र, शीतकालीन सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, तो ये 3 सत्र हैं। इस तरह से हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? अभी हम लोगों ने देखा वर्ष में कितने? 2 बार। अभी इसका डिफिनेशन हम लोगों ने देखा है, कम से कम पूछा है। सामान्यतः पूछा होता तो 3 बार होता, लेकिन कम से कम पूछा है तो 2 बार होगा। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? बी सही होगा। ठीक वैसे ही अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। अधिक से अधिक कितना अंतराल हो सकता है? तो अधिक से अधिक कितने महीने का? 6 महीने का हो सकता है, उससे अधिक अंतराल नहीं हो सकता। अभी हम लोगों ने देखा ही इसको। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो देखिए सबसे अधिक तो यूपी क्या है, कितना? 80। टोटल 550 में से। अच्छा, वर्तमान में पूछा जाए लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है, जिसमें से यूपी में 500 यूपी में जो है वो 80 सीटें हैं लोकसभा की, जो संसदीय की चुनाव होती है उसकी बात की जा रही है। बिहार की बात किया जाए तो बिहार में कितनी है? 40 है। वैसे ही अगर देखा जाए मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में कितनी है? 29 है। वेस्ट बंगाल में देखा जाए तो 42 है, और उत्तर प्रदेश में आप जानते ही हैं कितना है? 80 है। तो इस तरह से देखा जाए कि सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है कौन? तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक, यानी 80 प्रतिनिधि भेजता है। यानी प्रतिनिधियों की संख्या कितनी इसमें है? 80 लोकसभा से जाते हैं। और इसमें पश्चिम बंगाल में कितनी थी?
तो पश्चिम बंगाल में हम लोगों ने देखा कि पश्चिम बंगाल में 42 और उत्तर प्रदेश में कितना 80, ठीक। तो उत्तर प्रदेश में 80 था, और तो इस तरह से हमारा जो आंसर हुआ ये क्या हुआ, ये डी हुआ। बिहार में पूछा होता तो 40 होगा। तो ये था आज का हमारा सेशन, जो हम लोगों ने किस पे चर्चा किया है, कुछ लोकसभा से जो प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा पिछले 10 वर्षों में उस पे, और कुछ संसद के टॉपिक पे, और कुछ मंत्रिपरिषद के टॉपिक पे। तो जो मैंने शुरुआत में बताया वो सारांश में बताया। चूँकि ये सेशन जो है PYQ का है, इसलिए एक समय है, एक सीमा है, उस सीमा के बाहर जाना सही नहीं है। तो उस सीमा के बाहर जाना मतलब फाउंडेशन हो जाएगा, तो फाउंडेशन के लिए हो जाता है वो। इसलिए हम एक निर्धारित सीमा तक, तय सीमा तक ही जा सकते हैं। इसलिए चूँकि इस PYQ का सेशन है, तो इसलिए हम लोगों ने जो टॉपिक जो हम लोगों को शुरू करना होता है, वो टॉपिक पर पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले पूर्णतः डिस्कशन कर लेते हैं। फिर हमेशा हम लोग क्या करते हैं, उससे संबंधित जो पिछले 10 वर्षों में बीपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं, बनाए हैं, किस तरह से बनाए हैं, कौन सा तरीका रहा है, कौन सा लेवल रहा है, उस पर चर्चा करते हैं, उस पर हम लोग फिर डिस्कशन करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी को यह जो हमारा प्रयास है, जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू किया है बीपीएससी के लिए, वो हमारा प्रयास अच्छा लग रहा होगा। और ये नहीं कि केवल आपको बीपीएससी में ही ये हेल्प करेगा, आगे और भी जो सिविल सर्विसेज के परीक्षाएं होती हैं, यूपीपीसीएस की जो परीक्षाएं होती हैं, उसमें भी आपको ये सहायता करने वाला है। तो यह जो मेरा प्रयास रहा है, ये आपको बिल्कुल ही अच्छा लगा होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग को और अच्छे तरह से मैं अगले समय में और अच्छे तरह से आपके साथ कंटेंट को लेके आऊँ, और जो PYQ जो है उसको अच्छे तरह से डिस्क्रिप्टिव किया जाए। तो ये चूँकि हम केवल हमारे चलते ये नहीं होने वाला है, या हम सभी के चलते होने वाला है, नहीं, आप सब भी इसमें जागरूकता दिखाएंगे तब होने वाला है। तब जागरूकता आप दिखाएंगे कैसे, चूँकि ये बिल्कुल फ्री है, तो आप जागरूकता कैसे दिखाएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना ही ज़्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही हमारा मनोबल बढ़ेगा, और जितना ही मनोबल बढ़ेगा हमारे लिए उतना ही और अच्छे तरह से डिस्क्रिप्ट करके उसको पढ़ाने का और मौका मिलेगा। और हम अगर आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से अगर शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करेंगे, तो हमारा भी एक मनोबल बढ़ेगा। तो हम इससे भी और अधिक आगे सीरीज लेकर आते रहेंगे, फाउंडेशन में भी, NCERT में भी, और आपका जो डिमांड है उसको फुलफ़िल करेंगे। तो आप और इस सभी सेशन का जो मटेरियल्स है वो आपको नोटबुक IAS के जो टेलीग्राम चैनल है, जो 6000 से अधिक उस पर सब्सक्राइबर हैं, आप उसको सब्सक्राइब करके प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अच्छे तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप नियमित रूप से, कंटिन्यू रूप से इसमें लगे रही है। PYQ जो है आपको नियमित रूप से दिए जा रहे हैं, और बिल्कुल एक फाउंडेशन की तरह आपको ये बिल्कुल, आप पेपर में जब आप जाएंगे प्रिपेयर होके, तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं दूसरे जगह से आपको ये आ रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का जो सेशन है हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।